हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज है 30 दिसंबर 2025। आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है पीएलआई स्कीम को लेके। पीएलआई स्कीम की अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने अभी अभी 170 एप्लीकेशंस जो हैं पीएलआई स्कीम को लेके अप्रूव किए हैं। तो इसलिए पीएलआई स्कीम को जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्कीम के प्रोविजंस के साथ साथ आपको जो लॉन्चिंग डेट है वो भी याद रखनी है, और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पीएलआई स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीएलआई स्कीम जो है वो बेसिकली जो इंडियन एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है लॉन्च की गई थी। मार्च 2020 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। शुरुआत में सिर्फ जो 3 इंडस्ट्रीज हैं उनको लेके इस स्कीम को लॉन्च किया गया था: मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेस। लेकिन अभी की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 14 सेक्टर्स को ये जो स्कीम है वो कैटर करती है, उनके लिए इस स्कीम को खोला जा चुका है। स्कीम के जो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो बाहर का मार्केट है वहाँ पर अपना जो वैल्यू है उसको रिकग्नाइज करवा सकें। इसके अलावा इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से पीएलआई स्कीम को लेके हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। पीएलआई स्कीम को लेके अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया के ऊपर केस किया है पीएलआई स्कीम को लेके, कि ये जो स्कीम है डब्ल्यूटीओ के जो प्रोविजंस हैं उनके साथ कॉन्कर्ड नहीं है। तो ये इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025। तो 14 दिसंबर को हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसको लेके जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो इस इवेंट को यहाँ पर अटेंड करने वाली हैं। यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन वगैरह होता है, अलग अलग अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इस तरह के दिन को ऑब्जर्व करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, एक एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलाना, ताकि जो जनरल पॉपुलेशन है वो एनर्जी को लेके थोड़ा जागरूक हो सके और उसको उसकी एफिशिएंसी को लेके वो वहाँ पर काम कर सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इस काम के लिए एक डेलीगेटेड एक कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड किया गया है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो बी को हम लोग जान लेते हैं कि बी जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कब इसको बनाया गया है और किस तरह के इनिशिएटिव बी की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई जिसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 2002 अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो बीई जो है एक स्टेटरी बॉडी है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बीई का वो है टू रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी इन इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हम लोगों ने पंचामृत जो डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया था ग्लासगो समिट के दौरान, तो पंचामृत के अंदर भी हमें एक प्रोविजन देखने को मिलता है कि इंडिया जो है अपनी एनर्जी इंटेंसिटी, अपनी इकोनॉमी की जो एनर्जी इंटेंसिटी है उसको 50% तक रिड्यूस करेगा। तो वही ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर बी का देखने को मिलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको लेस इंटेंसिव बनाना, उसको एनर्जी कंजप्शन उसका कम करना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, तो 5वां एडिशन इसका पब्लिश हो चुका है। स्टेट्स के अंदर एक कॉम्पिटिटिव जो फीलिंग है, कॉम्पिटिटिव आइडियोलॉजी है, उसको प्रमोट करना भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है, और उसको लेके एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भी ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है ताकि स्टेट्स के बीच में एक कंपटीशन की जो फीलिंग है वो बनी रहे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर स्टार रेटिंग होती है, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। तो उसी तरह से जो स्टार रेटिंग है ये बीई कंडक्ट करता है। मई 2006 में पहली बार स्टार रेटिंग को शुरू किया गया था इंडिया में, और धीरे धीरे करके अलग अलग तरह के अप्लायंसेस जो हैं इस बीई लेबलिंग के अंदर जो है इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो ये प्रोविजन भी हमें बी की तरफ से ही देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक स्टैटरी बॉडी है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी को लेस एनर्जी इंटेंसिव बनाना, एनर्जी एफिशिएंट बनाना। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स पब्लिश करता है,
उसको डेवलप करता है ताकि स्टेट्स के अंदर जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको प्रमोट किया जा सके, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर बिल्डअप किया जा सके। इसके अलावा जो बी स्टार लेवलिंग प्रोग्राम है वो भी यही ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएम मित्रा स्कीम। तो पीएम मित्रा स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्लियामेंट का, जैसे कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि विंटर सेशन चल रहा है, तो पीएम मित्रा स्कीम को लेके कुछ सवाल जवाब पार्लियामेंट के अंदर हुए हैं। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है पीएम मित्रा स्कीम के अंदर। तो पीएम मित्रा स्कीम को जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होता है। पीएम मित्रा स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है ये, और 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे मेगा पार्क इस्टेब्लिश करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सारे काम वहाँ पर हो सकें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट वहाँ पर मिल सके। तो अब तक ऐसे 7 पार्क्स जो हैं, पीएम मित्रा पार्क जो है, अब तक अप्रूव हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये इनिशिएटिव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पीएम मित्रा स्कीम जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको ऑपरेशनलाइज करता है और 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के अंदर अलग अलग जगहों पर जो टेक्सटाइल पार्क हैं उनको बनाने का प्रोविजन है। गवर्नमेंट वहाँ पर अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करेगी ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुश मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अभी अभी ये जो ट्राइब्यूनल है न्यूज़ में आया है, और नासिक के अंदर इस ट्राइब्यूनल ने कुछ पेड़ों को काटे जाने को लेके यहाँ पर रोक लगाई है, तो इसीलिए इस ट्राइब्यूनल को जान लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर इसको बनाया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशलाइज्ड जुडिशियल मैकेनिज्म है ताकि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड केसेस हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनको पूरी इंटेंसिटी के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा इंडिया जो है तीसरा ऐसा कंट्री है जो जिसके अंदर इस तरह का स्पेशलाइज्ड प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ही हमें इस तरह के कोर्ट्स, इस तरह के ट्राइब्यूनल देखने को मिलते हैं। अगर एनजीटी की बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर चेयरपर्सन हमें देखने को मिलते हैं, जुडिशियल मेंबर्स देखने को मिलते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन की अगर बात करेंगे तो चेयरपर्सन को लेके प्रोविजन है दैट द चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चेयरपर्सन या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर इसको सीजीआई की मदद से अपॉइंट करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट करती है, उसके पास यहाँ पर पावर है। इसके अलावा अगर हम लोग टेन्योर की बात करेंगे तो 5 साल का टेन्योर हमें देखने को मिलता है चेयरपर्सन का, और या फिर 70 ईयर्स तक मैक्सिमम जो है चेयरपर्सन यहाँ पर सर्व कर सकते हैं एनजीटी को। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स का भी प्रोविज़न है कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए एनजीटी के अंदर। और उसको लेके भी यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो दिए गए हैं कि ये जो मेंबर्स हैं दे शुड बी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा एज को लेके जो ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है वो है 67 फॉर हाई कोर्ट जजेस एंड 70 फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपर्ट मेंबर्स। तो 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स भी यहाँ पर होने चाहिए जिन्होंने कंसिडरेबल काम किया है, लगभग 5 साल उन्होंने एटलीस्ट काम किया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, इस फील्ड के अंदर, और उनकी एज जो है वो 65 साल से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स जिनका नंबर वेरी करता है 10 to 20, इसके अलावा एक्सपर्ट मेंबर्स। है ना, तो इनका नंबर भी 10 to 20 वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो अभी जो करंट चेयरपर्सन है एनजीटी के, उनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये बात आपको याद रखनी है, जनरली पीसीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट चेयरपर्सन है एनजीटी के, उनका नाम है जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं एनजीटी को लेके।
नेक्स्ट है हमारे पास सेंसस ऑफ इंडिया। तो अभी अभी जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उसने अप्रूव कर दिया है सेंसस को, और ऐसा कहा गया है कि 2027 तक सेंसस जो है वो कंडक्ट, इसका जो ऑपरेशनल है वो शुरू हो जाएगा 2027 के अंदर। जो यहाँ पर कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है वो लगभग 11,718.24 करोड़ जो है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब की गई है। तो सेंसस को जान लेते हैं हम लोग, सेंसस क्या होता है। तो सेंसस जो है इट इज़ अ डिसेनल एक्सरसाइज, 10 साल के अंदर होने वाली ये एक्सरसाइज है, पीरियडिक एक्सरसाइज है, जो हमें हर 10 साल बाद इंडिया में देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें डेमोग्राफिक डाटा का कलेक्शन और उसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड डाटा जो है वो यहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है और अरेंज किया जाता है। इंडिया के अंदर पहला सेंसस जो है 1872 में हुआ था, और 1881 के बाद लगातार हर 10 साल बाद ये जो सेंसस की एक्सरसाइज है वो हमें देखने को मिलती है। अभी तक 15 सेंसस जो है हो चुके हैं, 16th सेंसस जो है वो ड्यू है। 2021 में इसको होना था, लेकिन कोविड कंडीशन की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया, और अभी जो कैबिनेट कमेटी है उसने अप्रूव किया है कि 2027 में ये जो सेंसस है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम लोग कंसर्न अथॉरिटी की बात करेंगे, तो कंसर्न अथॉरिटी जो सेंसस को लेके है वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है वो यहाँ पर इस सेंसस को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सेंसस के ऑब्जेक्टिव की, सेंसस के सिग्निफिकेंस की, तो सेंसस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स फॉर प्राइमरी डाटा एट विलेज, टाउन एंड वार्ड लेवल। तो यहाँ पर माइक्रो लेवल का डाटा और मैक्रो लेवल का डाटा दोनों ही हमारे पास मौजूद होता है, विलेज लेवल पर, टाउन लेवल पर, वार्ड लेवल पर। तो गवर्नेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन हमें देखने को मिलता है इस डाटा की वजह से। 16 सेंसस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जो 16 सेंसस चल रहा है इसको प्रपोज किया गया है 2027 के अंदर, और 2 फेसेस में इसको कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस हमें देखने को मिलेगा, और दूसरे फेज में पॉपुलेशन एनुमरेशन हमें देखने को मिलेगा। वहाँ घर घर जाकर जो सेंसस ऑफिशियल्स हैं हर इंसान का वहाँ पर नाम लिखेंगे, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो लेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। इंडिया का जो 16th सेंसस है 2027 में इसको मार्क किया गया है, और ये एक हिस्टोरिक एक्सरसाइज है, और उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला हिस्टोरिक इवेंट जो इस सेंसस के साथ जुड़ा हुआ है वो है कि ये जो सेंसस है पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। तो इट वुड बी द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया दैट वुड बी कम्प्लीटली डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल होगा ये सेंसस। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है कि पहली बार कास्ट सेंसस जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कास्ट रिलेटेड डाटा जो है वो भी सेंसस के साथ यहाँ पर लिया जाएगा। इससे पहले जो कास्ट सेंसस है वो हमें 1931 के अंदर देखने को मिलता है। पहला कास्ट सेंसस इंडिया में 1901 में हुआ था। तो अभी जितनी भी कास्ट रिलेटेड डाटा है हमारे पास वो 1931 का ही यूज़ हो रहा है। तो 2 चीज़ें हैं 16 सेंसस के साथ जो जुड़ी हुई हैं। पहला है कि पूरी तरह से डिजिटल सेंसस है, और दूसरा है यहाँ पर कि पहली बार हमें कास्ट सेंसस या कास्ट एनुमरेशन भी इस सेंसस के साथ देखने को मिलेगा। अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है सेंसस की, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी डाटा। ये हमें प्राइमरी डाटा अवेलेबल कराता है विलेज लेवल का, टाउन लेवल का, वार्ड लेवल का, जो पॉलिसी फ्रेमिंग में मदद करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब सेंसस होगा तो लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ऐसा मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली 18,600 टेक्निकल मैन पावर विल बी यूज्ड इन दी सेंसस एक्सरसाइज। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, सेंसस के बाद जो कम्युनिटीज़ पिछड़ी हुई दिखाई देंगी उनको लेके गवर्नमेंट जो है यहाँ पर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इनिशिएट करेगी, तो सोशल जस्टिस को यहाँ पर प्रमोट करने के चांसेस हैं। डाटा ड्रिवन गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो पाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, जैसे इकोनॉमिक सेंसस भी होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको दूर किया जा सकता है सेंसस के थ्रू। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है सेंसस के साथ एसोसिएटेड। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे तो सेंसस के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं, जैसे हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर खर्चा होता है। अभी आपने देखा कि जो गवर्नमेंट है उसने लगभग 11,500 करोड़ सेंक्शन किए हैं इस वाले सेंसस के लिए, तो हाई कॉस्ट यहाँ पर लगता है। इसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग है, कई साल लग जाते हैं सेंसस को कंज्यूम करने के लिए। होपफुली इस बार जो सेंसस है वो पूरी तरह से डिजिटल है तो शायद उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा,
लेकिन फिर भी जो सेंसस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर पूरी तरह से उसके स्किलिंग और उसका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर एक चैलेंज बना हुआ है। ज़्यादातर जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो ट्रेन नहीं होते हैं इस काम के लिए। प्रोन टू एरर्स है ना, तो कई बार हमें डाटा के अंदर एरर्स भी देखने को मिलते हैं, कई बार कुछ लोग सेंसस के अंदर छूट जाते हैं, तो ये सारे लिमिटेशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अनसपोर्टिव एटीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन, कई जगहों पर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो बड़े ही अनसपोर्टिव वे में डील करते हैं सेंसर ऑफिशियल्स को, उनको जानकारी नहीं देते हैं। पर्टिकुलरली रूरल रीजन्स में महिलाओं के साथ ये केस होता है। अगर कोई पुरुष मेंबर नहीं है घर के अंदर तो वहाँ महिलाएं इस तरह की जानकारी देने से थोड़ा बचती हैं। तो इस तरह से चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सेंसस को लेके। अब हम अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्योंकि सेंसस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ना सिर्फ ये वाली साल बल्कि अगले साल भी 2027 तक 28 तक जब तक सेंसस हो नहीं जाता है, तो इसको लेके आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो 250 वर्ड्स के अंदर आपको ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करनी है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सेंसस इज मोर देन हेड काउंट ऑफ पॉपुलेशन, in light of this statement highlight the significance and challenges associated with census in India। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस, दूसरा चैलेंजेस, और ये दो फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।